हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे बीकॉम सेमेस्टर 2 का मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी का सब्जेक्ट। हम यूनिट 1 यूनिट 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में पिछले क्लास में हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़े थे। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसका डायग्राम और उसके रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़े थे। आज हम उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक जिसका नाम है एग्रीगेट सप्लाई, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ाई शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है और एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर में अपने कॉलेज का नाम जरूर से व्हाट्सएप कर देना, जिससे हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप्स में ऐड कर दें। ठीक है, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सेमेस्टर 2 का हमारा मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी का यूनिट नंबर 3 का क्लास नंबर 2 एग्रीगेट सप्लाई टॉपिक है। एग्रीगेट सप्लाई फर्स्ट क्लास, इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास में हम एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम हमारे यूनिट का नाम था। और याद नहीं आ रहा है तो देख लो एक बार, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम हमारे यूनिट का नाम था। यूनिट नंबर 3 मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट था, जिसमें हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में समझे। इक्विलिब्रियम अचीव करने का दो तरीका है, या तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई कर दो, या तो सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट कर दो। एस इक्वल्स टू वाई कर सकते हैं, या एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमिन करने के बाद हम पहुंचे थे एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हम उसका मीनिंग एंड एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़े, उसका डायग्राम देखे, उसके डायग्राम्स के बारे में पढ़े। इसमें हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, एग्रीगेट ये कंजम्पशन का कर्व है, ये इन्वेस्टमेंट का कर्व है। इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजम्पशन स्टार्टिंग में कांस्टेंट रहता है, बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम तब भी हम लोग कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे जिंदा रहने के लिए, है ना। तो इनकम भले जीरो हो लेकिन मिनिमम एक लेवल ऑफ कंजम्पशन तो होता ही है। यहाँ से हमारा कंजम्पशन कर्व शुरू होता है। उसके बाद हम आएंगे, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। एग्रीगेट डिमांड का कुछ एक दो छोटा छोटा पॉइंट बाकी है, वो मैं तुम्हें एंड में जाकर करवाऊंगा। फिलहाल के लिए हम शुरू करते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, देखो, aggregate supply refers to money value of all the final goods and services produced, all the final goods and services that all the producers are willing to supply in a economy in a given time period। क्या तुम्हें ये डेफिनेशन जाना पहचाना नहीं लगता? नेशनल इनकम का जो डेफिनेशन था, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी इज नोन एज नेशनल इनकम, वही तो डेफिनेशन यहाँ पर है एग्रीगेट सप्लाई का। तो बेसिकली अगर बात करें एग्रीगेट सप्लाई का डेफिनेशन या फिर नेशनल इनकम का डेफिनेशन जो हम यूनिट नंबर 2 में पढ़े थे, वो दोनों बेसिकली ओवरऑल दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स, इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, विलिंग टू सप्लाई इन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जनरली ये टाइम पीरियड जो होता है वो 1 ईयर का होता है। एक ईयर में जितना वो सप्लाई करना चाहते हैं वो हमारा हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। फॉर्मूला में देखोगे तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम का डेफिनेशन ले लो या एग्रीगेट सप्लाई का डेफिनेशन ले लो, दोनों एक ही चीज है, कोई भी फर्क दोनों के अंदर में नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं, when aggregate supply is expressed in physical terms it refers to total output of goods and services in a economy। एक इकोनॉमी में टोटल जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट होगा, सभी को अगर हम टोटल कर लेंगे तो वो हमारा एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगा। तो एग्रीगेट सप्लाई का डेफिनेशन, कितना गुड्स एंड सर्विस इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है, हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक इकोनॉमी में टोटल जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है एक गिवन टाइम पीरियड, मतलब 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर में, उसे हम हमारा एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। वी नो दैट वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितने तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सर? 4 प्रकार के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हम नेशनल इनकम में पढ़े थे। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये 4 प्रकार के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और लैंड के बदले में हम क्या देते हैं? रेंट देते हैं। लेबर के बदले में क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देते हैं। और एंटरप्राइज के बदले में हम लोग प्रॉफिट देते हैं। तो ये हम लोग पेमेंट करते हैं। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, उससे जो पैसा आता है वो पैसा हम
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे देते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हम लोग पे कर देते हैं। द सम ऑफ टोटल ऑफ दिस फैक्टर इनकम, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सभी को अगर हम टोटल करें एट डोमेस्टिक एंड नेशनल लेवल इज टर्म्ड एज नेशनल इनकम। तुम नेशनल इनकम तो निकालना सीखे ही हो कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। सर 3 प्रकार के मेथड्स होते थे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। यस, तो वहीं से ये आया है, ठीक है। सो वी कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम आर द सेम थिंग। मैं पहले ही बता दिया था, एग्रीगेट सप्लाई लिख लो या फिर नेशनल इनकम लिख लो, दोनों क्या है, सेम ही चीज है। तो या तो एग्रीगेट सप्लाई लिख लो या तो नेशनल इनकम लिख लो, आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम, क्या क्या कंपोनेंट्स है देखो। हम फॉर्मूला पिछले क्लास में भी बात किए थे। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है C प्लस एस। C प्लस आई का मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, ठीक है। तो फिलहाल हम एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे हैं या नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, C प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। द मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तुम मुझे बताओ, तुम अपना इनकम को कहां पे खर्च करते हो, तुम अपना इनकम का क्या करते हो। मान लो अगर तुम्हारा 50,000 रुपए का इनकम हो जाए तो इस इनकम का तुम क्या करोगे। 50,000 में से हो सकता है तुम 30,000 रुपए खर्च कर दोगे कुछ कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, और 20,000 रुपए अपने पास सेव करके रख लोगे ताकि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आ जाए तो काम आए। तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, पैसे का जो इनकम, जो भी उनका इनकम होता है, उस इनकम का 2 काम है उनके पास, या तो कंजम्पशन कर लेंगे या तो उसको सेव कर लेंगे, या तो कंजम्पशन कर लेंगे या तो सेव कर लेंगे। कंजम्पशन करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कंजम्पशन, ये कंजम्पशन के अंदर में आ जाएगा, और अगर सेव करेंगे तो सेविंग के अंदर में आ जाएगा। तो मैं अगर तुम्हें बताऊं मेरा कंजम्पशन 30,000 हुआ, सेविंग 20,000 हुआ, तो मेरा टोटल इनकम बताओ, तो तुम बता सकते हो क्या कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करके। यस, क्योंकि हमारे पास 2 ही काम है, या तो हम कंजम्पशन करेंगे या तो हम सेविंग करेंगे, इसके अलावा हमारे पास और कोई काम ही नहीं है पैसे का, ठीक है। तो नेशनल इनकम का इसीलिए फॉर्मूला बन गया, हम सारे कंजम्पशन को ये और सारे सेविंग्स को अगर ऐड कर देते तो हमें मिल जाता है नेशनल इनकम। The major portion of national income is spent on consumption of goods and services and the balance is saved। हम मेजॉरिटी ऑफ द पैसा कंज्यूम कर लेते हैं और बचा खुचा पैसा क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इट मींस इनकम इज आइदर कंज्यूम और सेव, हम या तो कंज्यूम कर लेते हैं और या फिर हम लोग सेविंग्स कर लेते हैं। सो नेशनल इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, C प्लस एस, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू C प्लस एस। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई का डेफिनेशन। चलते हैं आगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। द एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड नेशनल इनकम कर्व कोइंसाइड विद ईच अदर। एग्रीगेट सप्लाई कर्व या फिर नेशनल इनकम का अगर हम कर्व देखेंगे तो दोनों क्या होता है, एक ही होता है। अभी मैं तुम्हें यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। ये साइड में जो खाली जगह छोड़ा गया है ना, ये डायग्राम बनाने के लिए ही छोड़ा गया है। कौन बनाएगा डायग्राम, सर आप बनाओगे। चलो भाई मैं ही बना देता हूँ, ये अच्छे से बना दे क्या, चलो अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पूरा प्रॉपरली डायग्राम को बनाते हैं। मुझे आता नहीं है इसमें कहाँ से हम क्या चीज़ इंसर्ट करते हैं। मैं रूलर इंसर्ट कर लेता हूँ, स्केल, हाँ हो गया ना, नहीं लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचना था मुझे, छोड़ो मैं यहीं पे डायरेक्ट खींच देता हूँ। ये हमारा क्या है, y एक्सिस है, ये है x एक्सिस, ये है ओरिजिन। एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। सर ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा, तो मान कर चलो नालायको स्ट्रेट लाइन है, मेरे से स्ट्रेट लाइन बन नहीं रहा है। एक काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन एक बार और फाइनली कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। चलो तुम्हारे बोलने पे मैं कोशिश कर लेता हूँ स्ट्रेट लाइन बनाने का। देखो बन गया ना स्ट्रेट लाइन, ये है एग्रीगेट सप्लाई, ये कर्व को हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या करता है, यहां पर 45 डिग्री होता है और यहां पर भी 45 डिग्री होता है, ठीक है। ये लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन होता है
और ये 45 डिग्री क्रिएट करता है हमारे ओरिजिन के साथ, और ये आकर ओरिजिन को टच भी करता है, ठीक है, ये ओरिजिन को टच भी करता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है और स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होता है 45 डिग्री का। इस डायग्राम को हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व। दिस इज आवर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला C+S, तो ये डायग्राम को हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। द एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड नेशनल इनकम कर्व कोइंसाइड विद ईच अदर। एग्जाम में बोले नेशनल इनकम का कर्व बनाओ तो भी ये सेम कर्व ही बनाकर आ जाना, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जो होता है नेशनल इनकम वही होता है, तो यही सेम कर्व तुम्हें बनाकर आना है। द नेचर ऑफ नेशनल इनकम कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैन बी मेड क्लियर विद द हेल्प ऑफ द टेबल। Income is represented on x-axis and consumption and saving is measured on y-axis। हम इनकम को x-axis में लिख देते हैं और ये आ गया C+S, कंजम्पशन एंड सेविंग्स, ठीक है। अब 45 डिग्री लाइन, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। अब 45 डिग्री लाइन विच रिप्रेजेंट द एग्रीगेट सप्लाई हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। द लाइन इज ड्रॉन बाय टेकिंग द सेम स्केल on both the axis. At every point on this 45 degree line y equals to C+S। ये एक ऐसा लाइन होगा जो ओरिजिन के साथ 45 डिग्री बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू C+S हमेशा हमारा होगा। या नेशनल इनकम एग्रीगेट सप्लाई बोल लो, AS बोल लो, या फिर Y बोल लो, दोनों क्या है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, नेशनल इनकम है, दोनों क्या होता है, सेम ही चीज होता है। इसका भी फॉर्मूला C+S होता है, इसका भी फॉर्मूला C+S होता है, तो दोनों बात बराबर है। क्लियर है बात? मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक यहाँ तक अभी के लिए क्लियर होगा एग्रीगेट सप्लाई का। एक आखिरी छोटा सा पॉइंट एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड, एक टेबल दिया गया है, एग्रीगेट सप्लाई तुम्हें निकालना के लिए बोला है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ा और आसान कर देता हूँ। बताओ आंसर क्या होगा, आंसर बताना है सभी बच्चों को, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई निकालना है, आंसर बताओ, एग्रीगेट सप्लाई बताओ। सबसे पहला तुम्हें यहाँ पर इनकम दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में कंजम्पशन दिया हुआ है, तीसरे में सेविंग्स दिया हुआ है। तो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू C+S, ठीक है। हम C+S करेंगे, कंजम्पशन कर्व हमें दिया हुआ है, सेविंग्स हमें दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, कंजम्पशन प्लस सेविंग कर लेंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई मिल जाएगा। तो 40 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 0, 120 माइनस 20 100, 200 माइनस 0 200, 280 माइनस 20 280 माइनस 20 नहीं 280 प्लस 20 ना, सेविंग यहाँ पर माइनस था, यहाँ तो प्लस में, ये तो प्लस है, तो 280 प्लस 20 कितना हो गया, 300, 360 प्लस 40 440 प्लस 60 और 520 प्लस 80। तो इस तरीके से हम एग्रीगेट सप्लाई को कैलकुलेट कर ले। सर क्या ये एग्जाम में 6 मार्क के क्वेश्चन में आएगा? नालायकों, तुम्हें लगता है ये 6 मार्क के क्वेश्चन में आएगा? हाँ, ये क्लास 1 के बच्चे भी कर लेंगे आराम से। वो क्लास 1 का जो होता है ना टेबल, वो बच्चों का, वो 1+1+1 वो लोग लिखते हैं, ये उस तरीके का है, समझे। चलो, अब एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक हमारा बाकी था, ये हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम कंजम्पशन सेविंग्स के बारे में डिटेल में आगे और कैरी ऑन करेंगे। फिलहाल के लिए एग्रीगेट डिमांड का एक छोटा सा पॉइंट हमारा बाकी रह गया था, उसको कवर कर लेते हैं, ताकि हमारा 2 टॉपिक एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पूरा कंप्लीट हो जाए। आ जाओ, एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमारे बाकी थे, उस टॉपिक को कंटिन्यू करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, ये हम एग्रीगेट डिमांड का कर्व पढ़े थे लास्ट क्लास में। एग्रीगेट डिमांड का कर्व, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सर C+I। C+I करेंगे तो हम एग्रीगेट, I का मतलब इन्वेस्टमेंट, तो C+I फॉर्मूला बन गया C+I इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। अब C तो कंजम्पशन है, ठीक है, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है। ये स्टार्ट यहां से क्यों होता है, बिकॉज एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम मिनिमम कंजम्पशन विच इज रिक्वायर्ड
टू स्टे अलाइव, ठीक है, जिंदा रहने के लिए कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा, भले तुम्हारा इनकम जीरो क्यों ना हो। तो इस पॉइंट पर भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, ठीक है। अब यहां से जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जाएगा। इन्वेस्टमेंट हम मानकर चलते हैं हमेशा क्या होगा, ऑटोनोमस होगा, मतलब हमेशा वो कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये दोनों डायग्राम को अगर तुम टोटल कर दोगे आई और सी को, तो हमें मिल जाएगा एग्रीगेट डिमांड का कर्व। तो ये हम पढ़े थे एग्रीगेट डिमांड के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हमारा बाकी था, आज हम पढ़ लेंगे और एग्रीगेट डिमांड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहला पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C प्लस आई, हमें ऑलरेडी पता है। एज स्टेटेड बिफोर, एग्रीगेट डिमांड इज अज्यूम टू बी द फंक्शन ऑफ ओनली कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो एग्रीगेट डिमांड तुम्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। जब इनकम जीरो होगा तब भी कुछ ना कुछ तुम कंज्यूम करोगे, मतलब पॉजिटिव कंजम्पशन ही होगा। क्या कंजम्पशन कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। इनकम चाहे जीरो हो चाहे नेगेटिव हो, फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन डोनेट C बार रेफर्स टू मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज नीडेड फॉर सर्वाइवल। सच कंजम्पशन इज मेट आइदर फ्रॉम पास्ट सेविंग्स। इनकम जीरो है तो सर कंज्यूम कैसे होगा? पुराने जो हमारे सेविंग्स है वहां से कंज्यूम करेंगे, और थ्रो सेल ऑफ एसेट और बोरोइंग। मैं कोई अपना एसेट बेच दूंगा, प्रॉपर्टी बेच दूंगा, या फिर मैं लोन लाकर कंज्यूम करूंगा, लेकिन मैं कंज्यूम तो कैसे भी करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मुझे जिंदा रहना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। The first component of aggregate demand, that is consumption curve, slopes upward because consumption increases with increase in income. Slope upwards, अपवर्ड स्लोपिंग होता है कंजम्पशन कर्व। अभी हम देखे थे क्यों अपवर्ड स्लोपिंग होता है, बिकॉज जैसे जैसे हमारा इनकम इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। हाउएवर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इज कंजम्पशन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ रीचिंग अ पर्टिकुलर लेवल पीपल स्टार्ट सेविंग पार्ट ऑफ देयर इनकम। जनरली क्या होता है, देखो जब हमारा इनकम कम होता है तब हम हमारे इनकम का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर हमारा इनकम बहुत ज़्यादा है तो हम उसमें से बहुत कम हिस्सा ही खर्च कर पाते हैं, बिकॉज हमारा नीड्स फुलफिल हो जाता है। सोचो ना, मेरा अगर इनकम 1000 है और मैं 900 रुपये खर्च कर रहा हूँ खाने पीने के लिए, 100 रुपये सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इनकम मेरा इतना हो जाए तो क्या मैं पूरा खर्च कर पाऊंगा? 100 रुपए ही सेव करूंगा या मैं बहुत ज्यादा सेविंग्स करूंगा? मैं चाह कर भी इतना रुपए खर्च नहीं कर पाऊंगा, मैं चाह कर भी ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए खर्च कर लूंगा, चलो 2 कर लूंगा, चलो 3 कर लूंगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा मेरा पैसा क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो इनकम लेवल जब कम होता है तो हमारा कंजम्पशन का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज हमारा नीड्स फुलफिल नहीं हुआ रहता है। लेकिन जब इनकम बहुत ज्यादा होता है तब कंजम्पशन का रेशियो जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। बताओ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द सेकंड कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डायग्राम कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन parallel to x-axis as it is assumed to be independent of the level of income. Point number 5, starting point of aggregate demand curve और C plus I curve। बताओ कहां से स्टार्ट होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व? सर एग्रीगेट डिमांड कर्व तो y एक्सिस में शुरू होता है। ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हमारा कंजम्पशन हो गया, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है। तो एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट कहां से होता है? एट अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। ये तुम्हारा y एक्सिस था, ये y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट से शुरू होता है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट T एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आखिरी पॉइंट, स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है? वो भी पॉजिटिव होता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होता रहता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप which indicate that as income increases aggregate demand और aggregate expenditure also increases। क्लियर है बात? तो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम।
तो वहां पर क्या होगा, 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो तुम वहां पर लिख कर आ सकते हो। डायग्राम तो बनाना ही है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है समझाना ही है, और पूरे ये 6 पॉइंट्स को तुम वहां पर लिख सकते हो। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट होता है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट क्लास में हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।